देख चुके थे, तो कॉमन आयन इफेक्ट में यही बताया गया था कि कोई भी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड या वीक बेस, तो उसका अगर हम लोग डिसोसिएशन जानते हैं, आयोनाइजेशन जो होगा उसका ऑलरेडी पहले से वीक होगा, पहले से कम होता है। लेकिन अगर कोई एक कॉमन आयन इफेक्ट हो जाए, कॉमन आयन इफेक्ट मतलब अगर वो उसके साथ कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है जो कि एक कॉमन आयन शेयर करता है, एक कॉमन आयन मैच कर रहा है उसके साथ, तो फिर क्या होगा, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन और भी कम हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट। तो जैसे देखो, तो कॉमन आयन इफेक्ट का ही एप्लीकेशन है। जैसे मान लो तुमको निकालना है पीएच ऑफ, जैसे मिक्सचर ऑफ एसिड हम लोग कर रहे थे ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर तो हम लोग देख चुके थे। अब कोई भी पीएच ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, इसका मिक्सचर अगर दे दे, एक एसिड वीक है और दूसरा एसिड स्ट्रॉन्ग है, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस सर। तो इस केस में हम लोग पीएच कैसे निकालेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन, H2S दिया गया है, ठीक है। H2S हमको पता है एक वीक एसिड होता है, इसका कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर है, ठीक है। और इसका Ka का वैल्यू गिवन है हमको 1.2 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। और इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया गया, और HCl का 0.3 मोलर गिवन है कंसेंट्रेशन। तो अब इसका हमको पीएच निकालना है, एक वीक एसिड है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमको पता है कि दो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में कोई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा, लेकिन वीक एसिड जो होगा इसके साथ इक्विलिब्रियम बनेगा। ये 2H प्लस, क्योंकि 2H प्लस ये लूज करेगा, है ना, डाइबेसिक एसिड है, 2H प्लस प्लस H2 माइनस में टूटेगा ये। उसी तरह यहाँ पे HCl अगर डिसोसिएट कर रहा है तो ये H प्लस और Cl माइनस। अब देखो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पूरा पूरा 100% आयोनाइज हो जाएगा, 100% होता है ना। तो अगर ये 100% आयोनाइज हो गया तो यहाँ H प्लस आ जाएगा सॉल्यूशन में, बताओ। HCl आयोनाइज होगा तो H प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे H प्लस आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखो, इस H प्लस के प्रेजेंट होने से इसमें हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट लगा सकते हैं या नहीं, बताओ। ये वाले सॉल्यूशन पे इस H प्लस का इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ फटाफट। हेलो, हेलो। हाँ सर, लगना तो चाहिए। ठीक है, ये एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके साथ ये एक कॉमन आयन शेयर कर रहा है ना, यहाँ से भी H प्लस आ रहा है, यहाँ से भी H प्लस आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये पूरा पूरा 100% आयोनाइज हो जाएगा। तो यहाँ से जो H प्लस आया, अब ये इसके इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर देगा। कैसे इफेक्ट करेगा? H प्लस का कंसेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये हमको पता है कि ऑलरेडी ये कम डिसोसिएट कर रहा था, और H प्लस का कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये रिएक्शन और भी किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी को तो बोलते थे हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट, होगा या नहीं? यस सर। तो वही चीज है यहाँ भी, स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में वीक एसिड का कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, और आयोनाइजेशन पहले से वीक था उसका और भी कम होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कंसिडर करेंगे कि नहीं। देखो, तो जैसे देखो HCl का कंसेंट्रेशन था 0.3 मोलर, और ये इनिशियली 0 0 है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा पूरा 100%, ये C इनिशियल ले लेते हैं और ये C फाइनल। तो C फाइनल क्या हो जाएगा, ये 100% डिसोसिएट हो गया तो ये 0 बच गया यहाँ पे, ये 0.3 और ये 0.3। बात समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ ध्यान दो, H2S का कितना इनिशियल कंसेंट्रेशन दिया गया है बताओ? 0.1 मोल। 0.1, ठीक है। तो C इनिशियल इसका 0.1। हम लोग ये देखो, ये इक्विलिब्रियम जो स्टैब्लिश हो रहा है, ये हम लोग एज्यूम कर चुके हैं कि ये बैकवर्ड चला गया है, उसके बाद फिर से नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, समझ रहे हो?
तो वो जो नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा हम लोग उसके बाद लिख रहे हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 0.1 था, यहाँ पे भी ये दोनों 0 कंसंट्रेशन एट न्यू इक्विलिब्रियम, जो नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने के बाद, तो मान लेते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसका अल्फा है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा है, तो ये बचेगा कितना, 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा बचेगा। ये लिखने का तरीका बताया ना, सी लेते थे तो सी इंटू 1 माइनस अल्फा बचता था। ये H प्लस कितना फॉर्म होगा बता सकते हो तुम लोग? H प्लस कितना फॉर्म होगा? 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा फॉर्म होगा। चलो यहाँ देख लो तुम लोग, सी के टर्म में ही तुम लोग लिखो यार। जैसे ये इनिशियल कंसंट्रेशन इसका सी है, ठीक है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? हेलो, हाँ सर, अब आया आवाज। अब आया? पहले से नहीं आ रहा था क्या? नो सर, रुक गए थे आप। चलो ठीक है, 1 मिनट रुको, सेकंड रुकना। स्क्रीन दिख रहा है कुछ? हाँ सर, दिख रहा है। सर्वेस तुम होस्ट शिफ्ट करो। हेलो सर्वेस, यस सर। होस्ट ट्रांसफर कर दो, नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। ओके सर, ओके। चलो अब दिख रहा है स्क्रीन? 1 मिनट रुकना। स्क्रीन दिख रहा है? यस यस सर। सर, दिख रहा है। अगर इसका है तो बताओ। चलो यहाँ क्या बता रहे थे तुम लोगों को, कि अगर ये हम लोग सी लिए हैं तो ये 0 है, कंसेंट्रेशन सी है, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा है, तो ये कितना बचेगा इक्विलिब्रियम पे, सी माइनस सी अल्फा होता है। लिखने का तरीका यही है ना, तुम लोग को बताए थे, ये सी माइनस सी अल्फा होगा। बोलते जाओ, नहीं तो पता नहीं हाँ चलता है। समझ रहे हो? ये कितना फॉर्म होगा, 1 से 2 फॉर्म होता है, तो सी अल्फा से कितना फॉर्म होगा, 2 सी अल्फा, H प्लस 2 सी अल्फा आएगा यहाँ से, और S2 माइनस कितना होगा, सी अल्फा। यहाँ तक समझ में आया? हम्म, यस सर। हेलो, रिस्पॉन्ड करो तुम लोग। चलो यहाँ देखो, अब इसके लिए देखो, अब हम लोग जब K लिखेंगे इसके लिए, तो K का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बताओ तो। इस एसिड, वीक एसिड के लिए जब K लिखोगे तो इसका देखो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, H प्लस का कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू S पे पावर 2 माइनस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H2S, यही होता है एक्सप्रेशन। सर अब जो वैल्यू है पुट करो, K का वैल्यू इसका कितना दिया हुआ है देख लो, 1.2 इंटू 10⁻, कितना है, -20। देख रहे हो ये कितना कम वैल्यू है, 10⁻⁻20। अब यहाँ पे H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम पे कितना है H प्लस, यहाँ से आ रहा है 2 सी अल्फा, ठीक है,
और HCl से भी तो H प्लस आ रहा है ना, हमारा मेन तो यहीं से आ रहा है। H प्लस कितना आ रहा है HCl से? 0.3। तो ये टोटल H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो गया? H प्लस टोटल 2C अल्फा प्लस 0.3 हो जाएगा, बोलो। यस सर। 2C अल्फा प्लस 0.3 ऐसे का होल स्क्वायर कर दोगे, इनटू सल्फाइड आयन का कंसेंट्रेशन आ रहा है C अल्फा, ठीक है, यहाँ यहीं से आ रहा है S पे पावर 2 माइनस का, डिवाइडेड बाय ये H2S का कंसेंट्रेशन है C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब तुम लोग को वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड या वीक बेस के केस में तुम लोग को एक अप्रोक्सीमेशन लेने बताए थे। इसमें अप्रोक्सीमेशन क्या लेते थे हम लोग कि अल्फा का वैल्यू जो होता है 1 से बहुत ही कम होता है। यस अल्फा सर इज बोले। मच लेस देन 1। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? वेरी मच लेस देन 1 माइनस अल्फा, मतलब अल्फा अगर 1 से बहुत ही कम है तो 1 माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे, एक और चीज, अगर अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत ही कम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये देखो अल्फा बहुत ही कम होगा क्योंकि के यहाँ पे दिख रहा है तुमको 10 टू द पावर माइनस 20 के रेंज में है, तो वो अल्फा का वैल्यू 1 से मतलब इतना कम होगा कि उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। 10 टू द पावर माइनस 5 से भी बहुत कम होता है। तो यहाँ पे एक और अप्रोक्सीमेशन हम लोग ले सकते हैं कि ये जो 2C अल्फा होगा ना, ये 0.3 के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा वैल्यू होगा, समझ रहे हो? क्योंकि अल्फा का वैल्यू मेरा बहुत कम है, क्योंकि के देख लो 10 टू द पावर माइनस 20 है, तो अल्फा बहुत ही कम आने वाला है। वो कैलकुलेट भी करेंगे हम लोग, तो देखना अल्फा कितना कम आता है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या ले सकते हैं हम लोग कि 2C अल्फा इज मच लेस देन 0.3। इसका मतलब अगर 0.3 में तुम 2C अल्फा ऐड भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या 0.3 को? कोई फर्क पड़ने वाला है? नो सर। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुकना। हेलो, तो यहाँ पे अगर इसको देखो, आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो 2C अल्फा प्लस 0.3, इसमें 0.3 में 2C अल्फा ऐड भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नियरली 0.3 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि मतलब टेंडिंग टू जीरो होगा, नियरली इक्वल टू जीरो भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जीरो से बहुत ही क्लोज होगा, वो बहुत छोटा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वही ले लेंगे हम लोग। देखो दो अप्रोक्सीमेशन, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1, और जो H प्लस का मेन कंसेंट्रेशन जो आ रहा होगा ना, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा क्या है, HCl था, तो उससे जो कंसेंट्रेशन आ रहा है वही हमारा मेन कंसेंट्रेशन होगा, क्योंकि वीक एसिड से जो H प्लस आ रहा है वो इतना कम है इसके रेस्पेक्ट में कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे वही चीज है। अब देखो जो वैल्यूज है वो पुट कर दो, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, और देखो ये 2 तो नियरली इक्वल टू 0 हो गया, तो ये क्या बच गया, 0.3 बचा सिर्फ यहाँ पे, उसका होल 3 का स्क्वायर करोगे 0.09 इनटू ये C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो नियरली इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ C भी कैंसिल आउट हो गया, C कैंसिल आउट हो गया, तो डायरेक्ट अल्फा निकल सकता है हम लोगों का 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 0.09, यही आ रहा है अल्फा। हाँ अब सर। अल्फा को सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। देख रहे हो अल्फा कितना छोटा वैल्यू है, अल्फा का ऑर्डर देख रहे हो 10 टू द पावर माइनस 19 है, तो ये 1, और एक साइड 1 रखो, एक साइड 10 टू द पावर माइनस 19, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ। हाँ सर बहुत छोटा है। तो इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसमें ऐड करके तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये अल्फा हमको पता चल गया, अल्फा अगर पता चल गया तो H प्लस का टोटल कंसेंट्रेशन क्या है बताओ? ये 2C अल्फा था और प्लस 0.3 था, तो यहाँ पे वही अप्रोक्सीमेशन तो लिए थे हम लोग कि 2C अल्फा जो है ये
देखोगे बहुत ही छोटा वैल्यू है, 0.3 से बहुत ही छोटा वैल्यू है, तो ये नियरली इक्वल टू 0.3 ही आ जाएगा। तो इसका पीएच अगर हमको निकालना है तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग 0.3। तो 0.3 को ऐसे भी लिख सकते हो, 3 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो that will be equal to 1 minus log 3। तो 1 minus log 3 क्या होता है, log 3 का वैल्यू बताओ, 0.48। तो that is equal to 0.52। तो देख रहे हो यहाँ पे, तो पीएच निकालने का तुमको एक तरीका डायरेक्ट पता चल गया कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड का मिक्सचर होगा तो हमेशा जो H प्लस आ रहा होगा, मेजर जो H प्लस आ रहा होगा वो किससे आ रहा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा होगा या वीक एसिड से, बताओ तो। H प्लस स्ट्रॉन्ग किससे आ रहा है, एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि वीक एसिड से जो H प्लस आ रहा होगा वो इतना छोटा वैल्यू होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस के कंसेंट्रेशन में उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। वही चीज कर रहे हैं ना यहाँ पे, देखो ये ऐड भी कर रहे हैं तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, 0.3 से वो बहुत ही छोटा वैल्यू है, तो अल्टीमेटली इक्वल टू 0.3 का ही इक्वल आ गया। और वो 0.3 कहाँ से आया था, वो स्ट्रॉन्ग एसिड से ही आया था। कहाँ से आया था ये, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड। तो ये है, तो डायरेक्टली इसमें देखो, अगर डायरेक्ट निकालना है तो फिर डायरेक्टली हम लोग ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से ही ऐसा होता है, कॉमन आयन इफेक्ट का ही एप्लीकेशन है ना ये, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से ये। इसी तरह अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर कोई मिक्सचर होगा तो उसमें भी ऐसे ही करेंगे, वहां पे OH माइनस का कंसेंट्रेशन आएगा, और OH माइनस का कंसेंट्रेशन किससे कंसिडर करना है, स्ट्रॉन्ग वाले से या वीक से, कहाँ से कंसिडर करोगे, बोलो। OH माइनस जो निकालोगे वो किससे आना चाहिए, मेजर जो OH माइनस का कंसेंट्रेशन होगा वो कहाँ से आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा, क्योंकि वीक बेस वाला इतना छोटा वैल्यू होगा कि वो स्ट्रॉन्ग के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो वहां से OH माइनस का फाइनल कंसेंट्रेशन मिल गया, तो वहां से POH निकाल लोगे, और POH निकालने के बाद फिर 14 में माइनस कर दोगे तो पीएच आ जाएगा। 14 माइनस POH इज इक्वल टू पीएच। समझ में आया, देख लो एक बार अच्छे से। हेलो, यस सर। आ गया ना। यस सर। चल, तो यही चीज है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर मिक्सचर होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बोल रहे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, तो उसका ऐसे करेंगे। उसी तरह वीक एसिड सॉरी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का भी मिक्सचर होगा तो फिर भी यही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, बस वहां पे एक स्टेप बढ़ जाएगा तुम्हारा। पहले OH माइनस का कंसेंट्रेशन आएगा, POH आएगा, फिर पीएच निकालते हैं हम लोग 14 में माइनस करके। ठीक है, तरीका सेम रहेगा। तो ये था हम लोग का पीएच ऑफ मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट। इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस, सुने हो बफर सॉल्यूशन, स्कूल में हो गया तुम लोग का ये चैप्टर, बोलो। स्कूल में आयनिक हो गया। सर हम स्कूल नहीं जाते, बाकी का पता नहीं। अच्छा, स्कूल नहीं जाते हो, चलो ठीक है, बफर सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बफर सॉल्यूशन एक्चुअली हम लोग बोलते किसको है, इसका डेफिनेशन पहले लिख रहे हैं, एनी सॉल्यूशन विच resist a change in its pH on resist change in its pH on addition of small amount of acid or base, कि वैसा सॉल्यूशन
जो कि पीएच के चेंज को अपोज करेगा। मतलब अगर मान लो कोई सॉल्यूशन ले लिए हम लोग, उसमें अगर थोड़ा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में हम लोग, स्मॉल अमाउंट में अगर एसिड या बेस अगर हम लोग मिला भी दें, फिर भी उसके पीएच में चेंज नहीं आने देगा। वो पीएच का चेंज होगा उसका बहुत ही कम होगा या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाता है बफर सॉल्यूशन। कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्सेस अमाउंट में वाटर, एक्सेस अमाउंट में एसिड या बेस हम लोग मिला दें। हमेशा बहुत ही छोटे अमाउंट में एसिड या बेस अगर ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो उस सॉल्यूशन का पीएच जो होगा वो चेंज नहीं होता है या बहुत ही कम चेंज होता है। तो उस टाइप का सॉल्यूशन को बोला जाता है बफर सॉल्यूशन, क्योंकि जो कि पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, पीएच के चेंज को अपोज करता है। अगर हम लोग उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिला दें, तो वो पीएच के चेंज को अपोज करेगा। मतलब अपने वो जो ओरिजिनल पीएच था उसी को वो मेंटेन करता है। मतलब नियर अबाउट उसी के बराबर वो पीएच रहता है, ज्यादा चेंज नहीं आने देता है। ठीक है, अगर चेंज आ भी रहा होगा तो बहुत ही मिनिमल चेंज आ रहा होगा। तो उस टाइप का सॉल्यूशन को बोला जाता है बफर सॉल्यूशन। तो जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्लड। हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो एक्चुअली एक बफर सॉल्यूशन है। तो ब्लड जो होता है ना, ब्लड का एक फिक्स्ड पीएच होता है। तो हम लोग देखो बहुत सारा सब्सटेंस खाते हैं, ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस भी खाते हैं, बेसिक सब्सटेंस भी खाते हैं। तो ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है। मतलब हम लोग जितना भी सब्सटेंस इनटेक करते हैं, स्मॉल अमाउंट में ही एसिड या बेस होता है उसमें, तो ब्लड के पीएच में वो उतना ज्यादा वो चेंज नहीं आने देता है। ब्लड अपने पीएच को फिर भी मेंटेन करके रखता है। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे एक कि विच मेंटेन्स एट पीएच, which maintains its pH even on addition of small amount of acid or base। समझ में आया डेफिनेशन? सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? ब्लड, हमारे बॉडी। बोलो, डेफिनेशन क्लियर है? चलो अब इसका हम लोग जो मेन पार्ट है उस पे बढ़ते हैं। दो टाइप के बफर होते हैं, ठीक है, दो टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर, ठीक है, एसिडिक बफर, और दूसरा होता है बेसिक बफर, एसिडिक बफर प्लस बेसिक बफर। तो एक एक करके हम लोग दोनों बफर के बारे में पढ़ते हैं। तो बफर का कंपोजिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। तो एसिडिक बफर, एसिडिक बफर का जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन जो होता है, बफर कैसे बनता है, कंपोजिशन क्या होना चाहिए? तो एक वीक एसिड, कोई भी एक वीक एसिड होना चाहिए, प्लस इट्स कॉन्जुगेट। समझ रहे हो? कॉन्जुगेट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, वीक एसिड प्लस, ये ऐसे देखोगे, इट्स कॉन्जुगेट। कोई भी वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो एसिड का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? एसिड का तो बेस होगा ना कॉन्जुगेट। तुम लोग को बताया था ये ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में, कि एसिड से अगर H प्लस निकल जाएगा, तो एसिड से H प्लस निकलने के बाद जो सब्सटेंस या जो स्पीसीज बचेगा, उस एसिड के लिए वो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। बताए थे ये? हाँ सर। हाँ, तो वही चीज है। तो एसिडिक बफर का कंपोजिशन क्या होना चाहिए? एक वीक एसिड होना चाहिए, और उसके साथ साथ सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे भी देखोगे, बहुत जगह लिखा हुआ रहता है बुक में, वीक एसिड प्लस एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो कि उसी वीक एसिड का बना हुआ है और कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो ये वीक एसिड कौन सा होना चाहिए? जो वीक एसिड हम लोग पहले यूज किए हैं वही वीक एसिड, ये दोनों सेम होना चाहिए। समझ रहे हो? बेस कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन ये वीक एसिड जो होना चाहिए ये
कॉमन आना चाहिए, तभी तो उसका कॉन्जुगेट मिलेगा ना वहां पे। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये। तो ये कंपोजिशन है, ठीक है, कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एसिडिक बफर का ये कंपोजिशन है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, फिर clear होगा। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कोई एक वीक एसिड ले लें। वीक एसिड हम लोग ले लिए CH3OH। ये हमको पता है ये वीक एसिड है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा इस वीक एसिड का? OH माइनस। मैं यार कॉन्जुगेट बेस क्या बताया तुम लोग को? एसिड से अगर H प्लस निकलेगा, H प्लस निकालने के बाद जो बचेगा वही कॉन्जुगेट है ना। तो अगर इससे H प्लस निकल जाएगा तो क्या बचता है? एसिटेट आयन ही बचेगा ना, CH3CO माइनस। यही होगा ना इसका कॉन्जुगेट बेस। यस सर। यस सर। तो ये वीक एसिड है, ठीक है, और ये इस वीक एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो इस टाइप के अगर ये दोनों प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे एसिडिक बफर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। या फिर ये देखो सॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट में ये ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, CH3COOH प्लस CH3COONA। ये भी एक एसिडिक बफर है, क्योंकि हमको पता है ये सॉल्ट है ना सॉल्ट। तो सॉल्ट तो 100% आयोनाइज हो जाता है, डिसोसिएट कर जाएगा ना 100%। तो ये अगर डिसोसिएट कर गया तो ये क्या मिलेगा हमको, देख लो CH3CO माइनस प्लस Na प्लस देगा, बोलो। सर। तो अगर ये हमको मिल गया तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में वीक एसिड भी मिल गया और उस सॉल्यूशन में इसका कॉन्जुगेट भी मिल गया, इसका कॉन्जुगेट बेस भी मिल गया। तो ये एसिडिक बफर हुआ या नहीं, यस हो गया ना। तो यही होता है। तो एसिडिक बफर में कंपोजिशन यही होगा, वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, और या फिर वीक एसिड प्लस एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो कि उसी वीक एसिड का बना हुआ है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। जैसे मान लो ये सॉल्ट हम लोग लिए हैं, तो यहाँ पे देखो एसिड तो वही यूज हुआ है ना, एसिटिक एसिड। ये सॉल्ट जो बना होगा CH3COONA वाला, ये सोडियम एसिटेट है। ये सॉल्ट कौन कौन से एसिड बेस से मिलके बना हुआ है, CH3COOH और प्लस NaOH। यही दोनों के रिएक्शन से बना होगा ना ये सॉल्ट। यस सर। तो देखो यहाँ पे तो वही चीज है। तो हम लोग जो वीक एसिड लिए हैं उसी वीक एसिड से ये सॉल्ट बना है और प्लस एक NaOH का स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इन दोनों के रिएक्शन से ये सॉल्ट बना है। तो इस सॉल्ट से हमको एसिटेट आयन मिल ही जाएगा, क्योंकि ये सॉल्ट जो है 100% आयोनाइज होगा। तो यहाँ से ये एसिटेट आयन और प्लस Na प्लस में डिसोसिएट हो गया। तो उस सॉल्यूशन में क्या मिल गया हमको, CH3COH वीक एसिड भी मिल गया और उसका कॉन्जुगेट बेस भी मिल गया। तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक एसिडिक बफर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। यस सर। चलो अब ये बताना एसिडिक बफर होगा यानी KCN प्लस NaCN, KCN प्लस NaCN एसिडिक बफर है या नहीं है? बताओ बताओ फटाफट। नो सर। नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वीक एसिड ही नहीं है, समझ रहे हो? एसिड है क्या इसमें? दोनों तो सॉल्ट नो ही सर। है। यस सर। चलो यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन कर देते हैं, अगर ये दे दे हम लोग तो HCN प्लस NaCN। अब ये एसिडिक बफर का एग्जांपल होगा। यस सर। क्योंकि HCN एक वीक एसिड हो गया, HCN वीक एसिड है और इसका कॉन्जुगेट यहाँ से हमको मिल जाएगा, CN माइनस है ना, यहाँ से ये डिसोसिएट होगा CN माइनस प्लस Na प्लस। तो इस वीक एसिड का ये कॉन्जुगेट हो गया। तो वीक एसिड भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसका कॉन्जुगेट बेस भी प्रेजेंट है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया,
एसिडिक बफर का। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। तो ये डायरेक्ट बफर है, मतलब डायरेक्टली हमको देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल्स दे देते हैं, HF प्लस NaF, ये होगा एसिडिक बफर या नहीं होगा? HF प्लस NaF होगा? फटाफट बोलते जाओ। नो सर। नहीं होगा, क्यों? सर क्योंकि इसमें एसिड नहीं है। एसिड नहीं है, HF क्या है? एसिड ही तो है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है ना HF, बहुत ही वीक एसिड होता है ये तो तुम लोग को वीक एसिड के एग्जांपल में बताऊंगा। ये एक HF क्या है, एक वीक एसिड है ना। यस सर। और यहाँ से हमको सॉल्ट मिल जाएगा कौन सा, Na प्लस और F माइनस। तो इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन सा हो जाएगा? F माइनस है यहाँ पे प्रेजेंट, तो ये क्या हो गया, एसिडिक बफर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ। तो ये सारे डायरेक्ट बफर्स हैं, ठीक है। डायरेक्ट एसिडिक बफर मतलब हमको देखने से ही पता चल रहा है। बहुत जगह तुमको डायरेक्ट नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट है, वो देखेंगे इनडायरेक्ट का भी एग्जांपल। जैसा ये हम लोग ले लिए, एक बेंजोइक एसिड है प्लस इसका सॉल्ट ले लेते हैं हम लोग, COONA। बताओ ये एसिडिक बफर है या नहीं है? सर है। है, क्योंकि यहाँ भी ये एक वीक एसिड है और इसका यहाँ पे कॉन्जुगेट हमको मिल ही जाएगा, यस सर। तो ये भी एक एसिडिक बफर। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको देखने से पता चल रहा है कि एक वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट प्रेजेंट होना चाहिए। बहुत जगह तुमको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, वहां पे केमिकल रिएक्शन कराना होगा। तो ये सारे जो है डायरेक्ट बफर्स के एग्जांपल हैं, डायरेक्ट एसिडिक बफर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जिसमें कि इनडायरेक्ट वाला एग्जांपल होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट वाला, इनडायरेक्ट वाले में जैसे मान लो एक पहला एग्जांपल है NaOH प्लस CH3COH। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अभी डायरेक्टली देखने से ये बफर लग रहा है क्या? बोलो, अगर ऐसे देख दे दिया जाएगा तो ये बफर दिख रहा है क्या? वीक एसिड तो है यहाँ पे प्रेजेंट, लेकिन इसका कॉन्जुगेट है क्या? बताओ, हेलो, इसका कॉन्जुगेट है यहाँ पे या नहीं है? नो सर। नहीं। तो अभी डायरेक्टली देखने से तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब यहाँ देखो, एक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एसिड और बेस कहीं भी अगर प्रेजेंट होगा तो वहां पे आपस में केमिकल रिएक्शन होगा। एसिड प्लस बेस है तो रिएक्ट तो करेंगे ही, यस सर। और वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, CH3CONA बनेगा, HCl। सोडियम एसिटेट और यस प्लस सर। H2O, यही बनेगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये सॉल्यूशन में क्या होगा, ये वीक एसिड और इसका सॉल्ट आ गया। ये जैसे ही ये सॉल्ट फॉर्म होगा, अब ये बफर की तरह बिहेव करेगा। कंडीशन ये होना चाहिए कि ये वीक एसिड जो है तुम्हारा सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके साथ रिएक्शन करके पूरा पूरा अगर ये खत्म हो जाएगा, अगर ये CH3COH पूरा खत्म हो जाएगा, तब फिर ये बफर बन पाएगा? बोलो, ये एसिड, एसिटिक एसिड अगर पूरा खत्म हो गया तो सिर्फ तो सॉल्ट ही बच जाएगा ना, तब तो बफर नहीं कहलाएगा। तो इसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि NaOH जो होना चाहिए ये लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, इट शुड बी लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट तुम लोग पढ़े हो ना मोल कॉन्सेप्ट में, बोलो, हेलो। यस सर। तो अगर NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब NaOH पूरा पूरा खत्म होगा, लेकिन CH3COH ये एसिटिक एसिड पूरा खत्म नहीं होगा, ये लेफ्ट होना चाहिए। एसिटिक एसिड शुड बी लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, तभी तो वो एसिडिक बफर होगा ना। अगर एसिटिक एसिड ही खत्म हो गया, तब फिर बफर कह पाएंगे क्या हम लोग? बोलो। हाँ सर। अब देखो, अगर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में बचा हुआ रहेगा, ये अगर एक्सेस में प्रेजेंट है,
तो रिएक्शन होने के बाद भी ये सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड बचा हुआ है, तो यहाँ से हमको वीक एसिड मिल गया। और ये सॉल्ट जैसे ही फॉर्म होगा, तो सॉल्ट फॉर्म होगा तो यहाँ से इसका कॉन्जुगेट भी मिल जाएगा हमको, CH3CO- मिल गया। तो हमको क्या चाहिए, बफर बनाने के लिए, बफर सॉल्यूशन होने के लिए एक वीक एसिड होना चाहिए प्लस उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। यही तो कंपोजिशन होता है ना एसिडिक बफर का। तो अब ये बफर बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ, बोलो। हो गया ना बफर? यस सर। तो यहाँ पे देखो, ये डायरेक्ट एग्जांपल, डायरेक्टली देखने से बफर नहीं हो रहा था, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हुआ और उस केमिकल रिएक्शन में ये कंडीशन होना चाहिए, तभी उसको हम लोग बफर बोल सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट बफर का एग्जांपल हुआ, ठीक है। तो डायरेक्टली देखने से नहीं पता चल रहा है, केमिकल रिएक्शन कराने के बाद वो बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसको भी हम लोग बफर बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, NaCN + H2SO4। ये बताना तुम लोग, ये बफर होगा या नहीं होगा। सर नहीं होगा। क्यों? यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं कराओगे? NaCN + H2SO4 रिएक्शन होगा या नहीं होगा? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, H2SO4, तो ये इसके ये- साथ रिएक्शन तो होगा तो वीक क्या एसिड के बनेगा? साथ ना होगा। अरे अभी रिएक्शन करा रहे हैं हम। अच्छा यस सर, रिएक्शन, यस सर। रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, Na2SO4 और प्लस HCN, यही आएगा। हाँ तब देखो, ये HCN वीक एसिड तो यहाँ से निकल गया, वीक एसिड मिल गया ना हमको, HCN तो फॉर्म होगा ही। और yes, अगर एसिडिक बफर होना है तो इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट भी मिलना चाहिए। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे CN- प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर CN- सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो फिर ये क्या होगा, एसिडिक बफर होगा। समझ रहे हो? तो मतलब यहाँ पे ये NaCN क्या होना चाहिए, NaCN should be present in excess, NaCN should be left in the solution, तभी तो इसको बफर बोल पाएंगे ना। अगर NaCN खत्म हो गया तो फिर बफर की तरह काम कर पाएगा वो? नो सर। तो NaCN अगर बचा हुआ है तो यहाँ से CN- मिल जाएगा रिएक्शन होने के बाद, और यहाँ पे वीक एसिड तो फॉर्म हो ही रहा है, तो वीक एसिड प्लस इसका कॉन्जुगेट मिल गया, तो ये क्या हो गया, एसिडिक बफर का एग्जांपल। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट बफर नहीं है, रिएक्शन होने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये बफर की तरह एक्ट कर रहा है, और उसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि NaCN जो है ये सॉल्यूशन में बचा हुआ होना चाहिए तभी, ठीक है। चलो एक और सर एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें बताना ये बफर होगा या नहीं। थर्ड एग्जांपल है HCOH फॉर्मिक एसिड + KOH। ये बताओ बफर होगा या नहीं होगा। है बफर? जल्दी जल्दी बताओ, अब तो इतना समझ में आ गया। एसिडिक बफर का एग्जांपल है या नहीं है? यहाँ पे डायरेक्टली तो बफर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? हम्म, हेलो। नो सर। तो रिएक्शन कराओ ना, रिएक्शन होगा या नहीं। एक सॉल्ट है, सर होगा सॉरी नहीं। एक एक एसिड है, एक बेस है, तो रिएक्शन होगा यहाँ पे। रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म करेगा ये, HCOOK, पोटासियम फॉर्मेट बनेगा, ये है ना पोटासियम फॉर्मेट, सॉल्ट बनेगा और प्लस H2O। H2 हाँ। तो अब ये क्या है, एक वीक एसिड है,
अगर ये वीक एसिड सॉल्यूशन में बचा हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट तो यहाँ से मिल ही जाएगा ना। अगर ये सॉल्यूशन में लेफ्ट इन द सॉल्यूशन है, वीक एसिड अगर ये सॉल्यूशन में बचा हुआ है और इसका कॉन्जुगेट तो यहाँ से मिलेगा ना। कॉन्जुगेट क्या है इसका, HCO माइनस और CO प्लस। माइनस। तो वीक एसिड अगर सॉल्यूशन में बचा हुआ है और इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे है तो ऑब्वियसली ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिडिक एक एसिडिक बफर। तो ये सारे इनडायरेक्ट बफर्स के एग्जांपल है। समझ में आ रहा है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन कराने के बाद वो बफर की तरह एक्ट करता है। और डायरेक्ट बफर में तो वो डायरेक्टली तुमको दिख जाएगा कि एक वीक एसिड होना चाहिए प्लस उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। यस सर। तो ये एसिडिक बफर है। जैसा एक क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसमें तुमको बताना है कि एसिडिक बफर का एग्जाम्पल कौन सा है। मोर देन वन करेक्ट है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो HNO3 प्लस CH3COH पहला ऑप्शन ये है। ऑप्शन 2 अच्छे से बताना, ठीक है, हम सारा चीज बता चुके हैं तुम लोगों को। KOH प्लस CH3CONA तीसरा है HNO3 प्लस CH3CONA और चौथा है CH3COOH प्लस CH3COONA। तो इन चारों में बताना है एसिडिक बफर कौन सा है, और एक से ज्यादा भी करेक्ट है। एसिडिक बफर के एग्जांपल्स कौन हो जाएगा। कोई रिप्लाई नहीं करते हो तुम लोग। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। बन गया। हम्म। हेलो। हेलो, आ रहा है आवाज? अरे यस सर। बोलो हाँ या बन गया। चलो यहाँ देखो तो, पहला जो ऑप्शन है ये एसिडिक बफर होगा या नहीं होगा। ऑप्शन 1 जो दिख रहा है ये बफर होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों चेक करना है इसमें तुमको। ये पहला वाला ऑप्शन बफर है या नहीं है। यस सर है। बफर है पहला वाला से। अरे दोनों तो एसिड ही है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। एसिड एसिड आपस में रिएक्शन होगा क्या। नो सर, नो सर। तो फिर कैसे बफर हो गया। होगा पहला वाला बफर। नो सर। फर्स्ट पॉसिबल ही नहीं है। दोनों एसिड है ना, HNO3 CH3COH, तो उन दोनों में तो केमिकल रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा वाला बफर होगा या नहीं होगा बताओ। बफर होगा सेकंड वाला। यस सर। यस सर, कैसे।
KOH स्ट्रॉन्ग बेस है और कैसे बफर है बताओ? एसिडिक बफर पूछा जा रहा है, कैसे है? यहाँ पे सॉल्ट तो दिख रहा है हमको, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बट उसका एसिड प्रेजेंट है क्या यहाँ पे? रिएक्शन अगर मान लो इनफैक्ट करा भी लो तो इन दोनों में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन होगा, CH3CO के आ जाएगा और प्लस NaOH, सर यही होगा ना रिएक्शन? होगा यही? बताओ। तो रिएक्शन होने के बाद भी तुमको कोई वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट दिख रहा है क्या इस केस में? बोलो। हेलो। तो सेकंड वाला भी नहीं हुआ, थर्ड वाला बफर होगा एसिडिक बफर। ऑप्शन नंबर 3 एसिडिक बफर होगा या नहीं होगा? अरे आवाज नहीं आ रहा है तुम लोगों को? हेलो हेलो। सर आवाज बीच बीच में कट रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन बफर है या नहीं है, एसिडिक बफर? अरे हाँ या नहीं, कोई तो बोलो कुछ। देखो यहाँ पे आपस में केमिकल रिएक्शन होगा ना यहाँ पे, ठीक है? केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ तो? CH3COH और प्लस क्या बनेगा? Na, यही तो बनेगा। अगर CH3CONa और CH3COH बन गया यहाँ पे, तो ये तो हमको कॉन्जुगेट तो यहाँ से मिल जाएगा और वीक एसिड यहाँ से मिल गया। तो अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट है CH3CONa, तो फिर ये बफर की तरह काम कर सकता है। ये वीक एसिड मिल गया और इसका कॉन्जुगेट बेस मिल गया हमको, यहाँ से इसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा, इस वीक एसिड का ये कॉन्जुगेट मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये एसिडिक बफर की तरह एक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है? ये इनडायरेक्ट बफर वाला एग्जांपल, ठीक है? हेलो हेलो। यस सर। ऑप्शन नंबर 4 एसिडिक बफर है या नहीं? ऑप्शन नंबर 4 एसिडिक बफर है या नहीं? सर नहीं है। नहीं है? वो तो डायरेक्ट बफर दिख रहा है यार, डायरेक्ट बफर का एग्जांपल है या नहीं डायरेक्ट बफर? ये देखो वीक एसिड है CH3COH और ये इसका कॉन्जुगेट दिख रहा है, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा वहां से हमको। हेलो। यस सर। चलो, तो ये दोनों हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 एसिडिक बफर का एग्जांपल, ठीक है? तो 3 और 4 दोनों करेक्ट है। एक इनडायरेक्ट थर्ड वाला ऑप्शन जो था, रिएक्शन होने के बाद वो बफर की तरह एक्ट कर रहा है, और फोर्थ वाला तो वो डायरेक्ट बफर है, बिना रिएक्शन का वो बफर, ठीक है? तो ये हो गया एसिडिक बफर वाला केस, ठीक है? तो एसिडिक बफर का एग्जांपल्स ऐसे हमको पहचानना है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पीएच निकालने का, कि बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, सबसे पहले एसिडिक ही पढ़ रहे हैं तो एसिडिक का ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर, तो इसका देखो फॉर्मूला होता है, ये डिराइव करते हैं हम लोग। पीएच इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू pKa प्लस log 10
कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये फॉर्मूला होता है। किसी भी एसिडिक बफर का पीएच निकालना है तो पीएच इज इक्वल टू उस एसिड का, जो वीक एसिड है उसका पीके निकालोगे, प्लस लॉग ऊपर में उस वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसका कंसंट्रेशन ऊपर, और नीचे एसिड का कंसंट्रेशन, उसका लॉग लेना है। तो ये फॉर्मूला है। अब देखो इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे ये फॉर्मूला आता है। तो एसिडिक बफर है तो इसका एग्जांपल हमको, इसका कंपोजिशन हमको पता है, एक वीक एसिड होना चाहिए प्लस एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो उसी वीक एसिड का बना हुआ है और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है। सबसे क्लासिकल एग्जांपल, मतलब जो कॉमन एग्जांपल है, CH3COH प्लस CH3COONA, जो हमको दिख रहा था डायरेक्ट ऊपर। तो ये एक वीक एसिड है प्लस यहाँ पे एक ऐसा सॉल्ट है जो इसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है। तो ये एक एसिडिक बफर का एग्जांपल है। अब देखो, जैसे मान लो ये हम लोग वीक एसिड ले लिए CH3CO, यहाँ भी कॉमन आयन इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, वीक एसिड डिसोसिएट हुआ, आयोनाइज हो रहा है H प्लस और CH3COO माइनस में। ठीक है, इसका मान लो इस वीक एसिड का कुछ K गिवन है हमको। ठीक है, इस वीक एसिड का K दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर K लिखोगे, K का एक्सप्रेशन क्या आएगा? चलो पहले, इससे पहले हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। देखो अब दूसरा क्या प्रेजेंट है, CH3COONA प्रेजेंट है। तो अब ये हमको पता है कि ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट है तो 100% ये आयनाइज हो जाएगा। तो 100% आयनाइज होकर ये क्या देगा, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस, यही तो देगा, बोलो। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में CH3COH और CH3COONA, सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड में, इन दोनों में कोई कॉमन आयन शेयर हो रहा है क्या? कॉमन आयन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हेलो, अरे रिप्लाई दोगे तुम लोग? हेलो आदित्य, आदित्य, अरे कोई भी रिप्लाई करो, पता ही नहीं चलता है तुम लोग क्लास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। हेलो, यस सर। सर आवाज बीच बीच में कट कट के आ रहा है। चलो अभी आ रहा है आवाज क्लियर? यस सर। हम ये पूछ रहे हैं CH3COH एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, इन दोनों में कोई कॉमन आयन तुम लोगों को दिख रहा है? कॉमन आयन दिख रहा है कुछ? ये एसिटेट आयन कॉमन है ना दोनों में, देख लो। यस सर। तो कॉमन आयन है। तो अब यहाँ पे देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि सॉल्ट है, तो सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके प्रेजेंस में, तुम लोग को कॉमन आयन इफेक्ट में बताए थे कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका आयनाइजेशन और भी कम हो जाएगा, क्योंकि CH3OH अगर कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तो ये इस रिएक्शन को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, तो वो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही वो शिफ्ट होगा तो उसका आयनाइजेशन जो कि पहले से वीक था वो और भी वीक हो जाएगा, मतलब और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है कॉमन आयन इफेक्ट में, यही चीज हम लोग बोलते हैं। तो बफर सॉल्यूशन के केस में भी कॉमन आयन इफेक्ट एक्ट करेगा, क्योंकि जो सॉल्ट ले रहे हैं ना हम लोग, वो सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके प्रेजेंस में जो वीक एसिड है उसका आयोनाइजेशन जो है और भी डिक्रीज होता जाएगा, तो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जब इस वीक एसिड का इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होगा, जब नया इक्विलिब्रियम बनेगा, तो उस पर अगर हम लोग K लिखना चाहें तो K क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ठीक है, ये आ गया कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना, सर यहाँ नीचे पे में CH3CO माइनस H माइनस नहीं होगा? नीचे में माइनस, नहीं 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 होगा।
नीचे में एसिड का लिखते हैं ना हम लोग, तो एसिड Yes, तो sir. हमारा Yes. ये है ना। अब यहाँ पे देखो कॉमन आयन इफेक्ट का अप्रोक्सीमेशन, तो मेजर जो देखो CH3COO माइनस का जो कंसंट्रेशन मेजर आना चाहिए, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा? देखो इस एसिड से जो कंसंट्रेशन आ रहा होगा और इस सॉल्ट से जो कंसंट्रेशन आ रहा होगा, तो मेजर कंसंट्रेशन कहाँ से मिल रहा होगा हमको, उस एसिड से या सॉल्ट से? बताओ मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ से आना चाहिए, बताओ। It's सॉल्ट से आएगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन कम्स फ्रॉम सॉल्ट, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, समझ रहे हो। yes, sir. तो उसके प्रेजेंस में जो वीक एसिड से जो CH3CO माइनस आ रहा होगा, वो उतना कम होगा कि इसके रेस्पेक्ट में हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन कम्स फ्रॉम सॉल्ट। वो जो सॉल्ट लिए हैं हम लोग, कौन सा सॉल्ट है हमारा? CH3COO Na वाला सॉल्ट। तो इसी से आ रहा होगा CH3CO माइनस का मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ये जो एसिटेट आयन है, इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन उस सॉल्ट से ही आ रहा होगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन उसका सॉल्ट से आएगा। और एक और चीज, CH3COOH, इसका जो मैक्सिमम, इसका जो कंसंट्रेशन लिखोगे, तो हम लोग जैसे याद है तुम लोग को लिखते थे, जैसे यहाँ पे देखो लिख के बता रहे हैं, इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होगा, यहाँ पे लिख रहा है CH3, ये H प्लस और प्लस CH3CO माइनस। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम लोग C ले लें, ये 0 0 है। कंसंट्रेशन जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, वापस जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा उसके बाद, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर अल्फा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना C × 1 माइनस अल्फा, और ये कितना फॉर्म होगा, C अल्फा, और ये C अल्फा होगा। बताओ बताओ जल्दी से। Yes, sir. तो यहाँ पे जो C × 1 माइनस अल्फा है, तो यहाँ पे तुम लोग को बताया था 1 माइनस अल्फा नियरली किसके बराबर लेते हैं हम लोग? 1 के इक्वल लेते हैं। अल्फा मच मच लेस Yes, देन sir. 1 है, तो वही चीज है। अब C 1 माइनस अल्फा अगर 1 हो गया, तो इसका मतलब C × 1 क्या हो जाएगा? वो कंसंट्रेशन C के ही इक्वल होगा, C के ही इक्वल होगा ना। और Yes, sir. वो C एक्चुअली है क्या? जो इनिशियल कंसंट्रेशन एसिड का लिए थे, वही तो है हमारा C। ये Yes, जो sir. C है, C इनिशियल कंसंट्रेशन, तो मतलब इनिशियली भी कंसंट्रेशन जो है वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन जो एसिड का था वही है। इक्विलिब्रियम पे भी वो नेग्लेक्ट करने के बाद वो वही आ जाता है, C ही बच जाता है। तो एक्चुअली जो एसिड होगा ना, एसिड का जो कंसंट्रेशन हम लोग इक्विलिब्रियम पे कंसिडर करेंगे, वो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, दैट हम लोग कौन सा कंसंट्रेशन यूज कर लेंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ही यूज कर लेंगे। समझ में आया? जो इनिशियली एसिड का कंसंट्रेशन लिया गया था, वही यूज कर लेंगे हम लोग। इतना बात क्लियर है सबको? Yes, sir. अब यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारा K है, K में क्या आया? K का एक्सप्रेशन था कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, यही था हमारा K। अब Yes, ये जो CH3CO माइनस आया, इसके जगह पे हम लोग, क्योंकि ये जो मेजर इसका जो कंसंट्रेशन आएगा वो कहाँ से आएगा? जो सॉल्ट लिए हैं वहां से आएगा। तो इसके जगह पे हम लोग सॉल्ट का कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एसिड है, ये एसिड हम लोग क्या लेते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। बोलो, यूज करेंगे ये? तो अब यहाँ पे देखो हम लोग एक्चुअली पीएच कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से H प्लस क्या आ जाएगा? देखो तो H प्लस का कंसंट्रेशन ये आ गया K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। आ गया ये, yes, sir. ठीक है। तो इसको बहुत जगह ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, देखोगे ये एक्चुअली K इंटू, अब ये देखो CH3COH हमारा क्या है? एक एसिड है। तो ये एसिड का इनिशियल जो कंसंट्रेशन था एसिड का, वही यूज करना है हमको। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? CH3CO माइनस। तो इसका कंसंट्रेशन जो आएगा वो कहाँ से आएगा? हमारा जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वहीं से आ जाएगा ना।
बोलो, बताओ बताओ जल्दी। हेलो हेलो। यस सर। तो यहाँ तक क्लियर है ना सबको? सर वो H+K × एसिड बाय साल्ट वाला फिर से समझा दीजिए ना। अरे यहाँ से आया यार, ये फॉर्मूला से हम लोग H प्लस लिख रहे हैं, तो ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। यस सर हाँ हाँ ठीक है। कुछ अजूबा चीज थोड़ी ना है, वही से तो लिख रहे हैं हम। यस सर। चलो अब देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पे हम लोग पीएच निकालना है। पीएच एक्चुअली होता क्या है, माइनस लॉग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो हम लोग माइनस लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेते हैं। तो दोनों साइड अगर लॉग ले लोगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, माइनस लॉग ले रहे हैं, तब हम लोग डायरेक्टली पीएच लिख सकते हैं। तो डेट इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, बेस 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लो, इसको डायरेक्टली हम लोग पीएच लिख सकते हैं। अब ये पीएच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लॉग ए इंटू बी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। तो ये माइनस साइन आगे है, तो माइनस लॉग के, ठीक है, और यहाँ पे प्लस करेंगे उसको, तो ये हो गया माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो ये pH इज इक्वल टू माइनस लॉग के को हम लोग पी के लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस लॉग के को पी के लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हो गया माइनस लॉग, अब यहाँ लॉग ए बाई बी के फॉर्म में है ये, तो लॉग ए बाई बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। हम्म हम्म, हम्म तो वो हम लोग को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं है। एक्चुअली फॉर्मूला हमारा इसी फॉर्म में था ना, देख लो फॉर्मूला ऊपर जो था, जो फॉर्मूला लिखाए थे तुम लोगों को, ये इसी फॉर्म में दिख रहा है ना, कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। तो हम लोग यहाँ पे देखो पीएच इज इक्वल टू पी के तो आ गया। अब देखो ये माइनस लॉग है ना, तो इसको अगर हम माइनस को प्लस में बदलना चाहते हैं, तो प्लस में बदलना चाहते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, इसको हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस लॉग सॉल्ट जो था इसको अगर हम लोग ऊपर भेज दें और एसिड जो है इसको नीचे ले आए, तो ये माइनस साइन प्लस में बदल जाएगा, बताओ। यस सर। तो वही चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब देखो यही तो फॉर्मूला है हमारा। तो इस एसिडिक बफर का पीएच क्या आ जाएगा, पीएच इज इक्वल टू पी के, जो उस वीक एसिड का पीके तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, प्लस लॉग इनटू लॉग बेस 10 है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो सॉल्ट एक्चुअली नहीं होता है, वो कॉन्जुगेट बेस होता है, बहुत जगह सॉल्ट लिखा हुआ मिलेगा लेकिन एक्चुअली वो कॉन्जुगेट बेस है, प्लस लॉग 10, क्योंकि एक्चुअली कॉन्जुगेट बेस कहाँ से मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन हमको कहाँ से मिलेगा, उस सॉल्ट से ही तो मिलेगा ना। तो इसलिए हम लोग सॉल्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये है हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालने का फॉर्मूला। कोई डाउट बोलो। हेलो हेलो। यस सर। और इसी इक्वेशन को, ये जो फॉर्मूला आया ना, इसी इक्वेशन को बोला जाता है हेंडरसन हैसेल बाल्च इक्वेशन। ठीक है, ये जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का जो पीएच हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को बोला जाता है हेंडरसन हैसेल बाल्च इक्वेशन। कोई ये, साइंटिस्ट का नाम होगा ना सर? हाँ ये साइंटिस्ट का ही नेम है, अलग तो अलग साइंटिस्ट हैं, हेंडरसन अलग है, हैसेल बाल्च इक्वेशन अलग है, तो दो अलग अलग साइंटिस्ट। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना तुम। पीएच अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन का निकालना है तो पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे। इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बेसिक बफर भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए एसिडिक बफर का ये यहाँ तक क्वेश्चंस कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में तो क्लियर होगा। यहाँ तक पहले कोई डाउट है तो किसी को पूछ लो। हेलो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? क्योंकि स्कूल एक बार प्रोसेस भी देख लेना, क्योंकि स्कूल एग्जाम में तुम लोग का डेरिवेशन पूछा जा सकता है इसका निकालने के लिए, डिराइव करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, स्कूल के लिए डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, बट नीट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है? हेलो, यस सर। चलो क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका, ठीक है? आज इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर आज एसिडिक बफर देखें, नेक्स्ट क्लास में बेसिक बफर भी देखेंगे हम लोग, ठीक है? यस सर। चलो, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। नो सर। चलो चलो फिर तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। चलो, थैंक यू।